हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद केपी। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने डीएवी क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 आवर एनवायरनमेंट के बायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे। तो आज हम करेंगे ए बायोटिक कंपोनेंट्स। और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ए बायोटिक एनवायरनमेंट, ए बायोटिक कंपोनेंट्स include physical conditions and non-living material that affect the growth, maintenance, and reproduction of living components and can interact with each other. तो एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो फिजिकल कंडीशंस इंक्लूड करते हैं और नॉन लिविंग मटेरियल इंक्लूड करते हैं, जैसे कि बायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो लिविंग मटेरियल इंक्लूड करते हैं। दैट अफेक्ट द ग्रोथ, जो किसको अफेक्ट करता है? ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग कंपोनेंट्स को की ग्रोथ, मेंटेनेंस और रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है और इंटरेक्ट कर सकते हैं ईच अदर आपस में। वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल एंड रॉक्स आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, रॉक्स, ये सब एग्जांपल होते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स या एबायोटिक कंपोनेंट्स। These non-living components form the physical और abiotic environment in nature। ये जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं ये फिजिकल या एबायोटिक एनवायरनमेंट फॉर्म करते हैं नेचर में। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है वाटर। वाटर इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो वाटर होता है वो सबकी ग्रोथ के लिए और सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इट इज़ नीडेड एंड यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग एक्सेट्रा। तो ये इसकी ज़रूरत भी होती है वाटर की, और यूज़ भी किया जाता है। पानी पीने के लिए यूज़ होता है, नहाने के लिए, कुकिंग के लिए, और बहुत सारे तरीके हैं पानी को यूज़ करने के। एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो वाटर के बिना सर्वाइव कर ही नहीं सकते। एनिमल्स में हम भी आ गए। इट इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स। जो क्रॉप्स होती है उसकी इरिगेशन के लिए भी यूज़ होता है। ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स नीड वाटर फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ देयर लाइफ। ह्यूमंस और जो भी अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनको भी पानी चाहिए होता है अलग अलग एक्टिविटीज़ की लाइफ की। ट्राई टू थिंक एंड लिस्ट द वेरियस एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर। तो अब हम सोचेंगे कि क्या क्या किस किस में वाटर यूज़ होता है, तो उसका जैसे एक तरह से लिस्ट बनानी है। अब है हमारा वाटर में ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ वे टू कलेक्ट रेन वाटर व्हेन इट रेन्स। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक तरीका है पानी, जो बारिश का पानी होता है उसको कलेक्ट करने का। रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड अबव द ग्राउंड और अंडरग्राउंड एंड देन यूज्ड लेटर। तो जितना भी रेन का वाटर है वो स्टोर किया जा सकता है ग्राउंड के ऊपर या ग्राउंड के नीचे, और बाद में यूज़ किया जा सकता है। दिस हैपन्स नेचुरली इन ओपन रूरल एरियाज। ये नेचुरली कहाँ होता है? ओपन रूरल एरियाज में होता है। हाउएवर इन कंजेस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज वी नीड टू क्रिएट अ मेथड टू कैप्चर द रेन वाटर। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती है उसमें हमें क्या करना पड़ता है? एक तरीका बनाना पड़ता है रेन वाटर को कलेक्ट करने का। तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ वन ऑफ सच मेथड्स। इसमें से एक रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा, इसमें से कुछ मेथड है। हेयर रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड एट द रूफ टॉप्स टेरेस ऑफ हाउसेस। तो जितना भी रेन वाटर है, बारिश का पानी है, वो घर की छतों पे स्टोर किया जा सकता है। थ्रू पाइप्स दिस वाटर कैन बी ट्रांसफर्ड टू टैंक्स, पिट्स और स्मॉल वेल्स। तो पाइप्स के थ्रू जो ये वाटर होता है, ये पानी होता है, ये टैंक्स टैंक्स जो होते हैं, गड्ढे होते हैं या छोटे से वेल होते हैं, कुएं होते हैं, उनमें ट्रांसफ़र किया जा सकता है। Since the water is very likely to get impure, it should be used for household purposes only after filtration and purification। तो जो वाटर होता है, पानी होता है, वो ज़्यादातर वो क्या होता है? इम्प्योर होता है, हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो ये कब यूज़ होना चाहिए?
हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए कब यूज होना चाहिए? जब इसकी फिल्ट्रेशन और प्योरिफिकेशन हो जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन सप्लीमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन सिटीज। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो सप्लीमेंट करती है किसको? रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन सिटीज को, एंड रेज द सबसॉइल वाटर लेवल, और जो सबसॉइल वाटर लेवल है उसको भी रेज करती है। दिस कैन हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ग्रीनरी इन अर्बन एरियाज। ये अर्बन एरियाज में ग्रीनरी मेंटेन करती है और इंक्रीज भी करती है। If rainwater is not collected, it flows down to the river situated far away through the drains and is thus not available for immediate use. तो अगर रेन वाटर कलेक्ट नहीं होगा तो वो कहाँ जाएगा? रिवर्स में जाएगा सीधा, जो कि ड्रेन्स से दूर है और हमारे इमीडिएट यूज़ के लिए, तुरंत यूज़ करने के लिए वो अवेलेबल पानी नहीं होगा। The rainwater that falls on the roads or concrete areas goes into the drains. तो जितना भी रेन वाटर है जो रोड पे होता है, कॉन्क्रीट एरियाज में होता है, वो ड्रेन्स में जाता है। The rainwater that falls on that untreated ground seeps into the ground, recharging the groundwater. Innovative water collection methods needs to be used in different areas to collect and use rainwater. तो जो जो रेन वाटर जो अनट्रीटेड ग्राउंड पे गिरता है, वो ग्राउंड जो होता है वो सोख लेता है और वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देता है। और इनोवेटिव वाटर कलेक्शन मेथड्स को यूज़ करना चाहिए अलग अलग एरियाज में रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे हम एक ये डायग्राम से देखेंगे कि कंटिन्यूस गटरिंग यहाँ होती है, रेन वाटर फिल्टर यहाँ होता है और रेन वाटर स्टोरेज टैंक यहाँ होता है। तो ऐसे ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मेथड होता है। अब हम आएंगे एक एक्टिविटी पे, एक्टिविटी 4। थिंक ऑफ सम इनोवेटिव वेज बाय विच यूज ऑफ वाटर एंड इट्स वेस्टेज कैन बी मिनिमाइज्ड एट स्कूल एंड एट होम। तो कुछ हमें वेज सोचनी है, तरीके सोचने हैं जिससे पानी और उसकी वेस्टेज कम हो, घर पे भी और स्कूल पे भी। इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स, नेबर्स एंड फैमिली मेम्बर्स। मेक अ पोस्टर ऑन हार्वेस्ट वाटर इन टू हार्नेस लाइफ। तो हमें अपने फ्रेंड्स से, दोस्तों से बात करनी है, पड़ोसियों से, फैमिली मेम्बर से, सबसे, और इससे हमें हार्वेस्ट वाटर टू हार्नेस लाइफ का एक पोस्टर बनाना है। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट की तरफ, जो है एयर। वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एयर फॉर देयर सर्वाइवल। तो जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स है लिविंग, उनको एयर तो चाहिए है अपने सर्वाइवल के लिए। Air is a mixture of several gases. Oxygen, nitrogen and carbon dioxide are the important gases present in air. ये हमने क्लास 5 में भी पढ़ा था कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस होती है वो एयर में होती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। जो भी प्लांट्स और एनिमल्स है वो ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए। प्लांट्स कंज्यूम carbon dioxide for photosynthesis and release oxygen back into the atmosphere. जितने भी प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और ऑक्सीजन को वापस निकालते हैं, हमारे लिए एटमॉस्फेयर में निकाल देते हैं। Besides oxygen, nitrogen and carbon dioxide, small amounts of other gases, very many bacteria and viruses and dust are also present in air. एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो होती है और कुछ दूसरी गैसेस भी होती है, छोटे छोटे अमाउंट बिल्कुल, और बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस भी होते हैं और डस्ट भी होती है एयर में। Clean air is essential for our health as it provides the oxygen that is necessary टू सस्टेन लाइफ। तो जितने भी क्लीन एयर है वो हमारी हेल्थ के लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रोवाइड करती है ऑक्सीजन जो हमारे लाइफ के लिए नेसेसरी है। अब नेक्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट पे आएंगे, जो है लाइट। नेचुरल लाइट इज प्रोवाइडेड टू अस बाय द सन ड्यूरिंग द डे एंड बाय द मून ड्यूरिंग द नाइट। तो नेचुरल लाइट जो होती है वो हमें प्रोवाइड की जाती है। सन हमें दिन में प्रोवाइड कर देता है और मून हमें रात को।
The moon, as you know, only reflects the sun's light. तो मून का हमें पता ही है कि वो सन की ही लाइट रिफ्लेक्ट करता है. हेंस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट. इसलिए जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है नेचुरल लाइट का. दिस नेचुरल लाइट इज यूज्ड बाय द प्लांट्स टू ग्रो एंड टू प्रिपेयर देयर फूड. तो ये जो नेचुरल लाइट होती है वो प्लांट्स के लिए यूज होती है ग्रो करने के लिए और अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए. लाइफ ऑन अर्थ इज डिपेंडेंट ऑन सनलाइट. जितनी भी लाइफ है अर्थ पे वो सनलाइट पे डिपेंडेंट है. प्लांट्स यूज सनलाइट एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. तो प्लांट्स सनलाइट यूज करते हैं और अपना खुद का खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं. लाइट पेनेट्रेट्स इनटू द फॉरेस्ट्स एज वेल एज इनटू द वाटर बॉडीज. वो जो लाइट होती है वो फॉरेस्ट्स में भी पेनेट्रेट करते हैं और वाटर बॉडीज में भी. एक्वेटिक प्लांट्स यूज सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस जस्ट लाइक द अदर प्लांट्स. तो एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो जैसे सनलाइट यूज करते हैं जैसे ग्रीन प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए. तो जस्ट लाइक द अदर प्लांट्स मैंने बताया. However, the amount of light reaching these plants decreases with an increase in the depth of water. तो जितनी पानी की गहराई होगी तो उतनी ही उन्हें थोड़ी कम लाइट जाएगी पर फिर भी वो अपना फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं. That is why very few plants are able to survive in deep waters. तो इसीलिए कुछ ही प्लांट सर्वाइव कर पाते हैं डीप वाटर में, गहरे पानी में. प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू लाइट इन डिफरेंट वेज. जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं अलग अलग तरीकों से. हैव यू सीन अ प्लांट कॉल्ड मॉर्निंग ग्लोरी इपोमिया. तो एक प्लांट होता है मॉर्निंग ग्लोरी, इसका नाम होता है इपोमिया भी बोलते हैं. ये पिक्चर भी दी हुई है इसकी. इट्स फ्लावर्स ब्लूम आउट एट सनराइज दैट इज मॉर्निंग. मतलब जब सनराइज होता है सूरज उगता है तो इसके फ्लावर जब ब्लूम हो जाते हैं और सनसेट के बाद ये बंद हो जाते हैं इसके फ्लावर. इन सम प्लांट्स द लीव्स ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट. कुछ प्लांट्स में जो लीव्स होती है पत्ते होते हैं वो ओपन करती है दिन में और बंद करते हैं रात में. द सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस द सन. तो जो सनफ्लावर है वो हमेशा सन की तरफ फेस करता है. इन द मॉर्निंग इट फेसेस द ईस्ट. तो मॉर्निंग में ईस्ट की तरफ फेस करता है क्योंकि सन ईस्ट में निकलता है. इन द इवनिंग इट टर्न्स टुवर्ड्स द वेस्ट क्योंकि वो फिर सनसेट जो होता है वो वेस्ट में हो जाता है. तो नेक्स्ट पेज पे आएंगे. एनिमल्स ऑल्सो शो वेरिएशंस इन देयर बिहेवियर विद द अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल टू देम. तो एनिमल्स जो होते हैं वो अपने बिहेवियर में भी वेरिएशन दिखाते हैं किसके अकॉर्डिंग, जो लाइट होती है अमाउंट ऑफ लाइट होती है जो अवेलेबल होती है उनके पास. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे. ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो डे में एक्टिव होती है, दिन में एक्टिव होते हैं जब लाइट होती है. सम एनिमल्स लाइक रैट्स, कॉकरोचेज एंड आउल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट. तो कुछ एनिमल्स जैसे आउल का पता है, रैट्स और कॉकरोचेज भी एक्टिव होते हैं नाइट में, रात को. नेक्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट है हमारा टेम्परेचर. द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज इंडिकेटिव ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ दैट प्लेस. तो टेम्परेचर जो होता है इसकी डेफिनेशन है ये कि कोई प्लेस की एक इंडिकेटिव डिग्री होती है हॉटनेस की या कोल्डनेस की उस प्लेस की. तो ये इसकी डेफिनेशन है. इट कैन बी मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड द थर्मामीटर. टेम्परेचर किससे मेजर होता है? थर्मामीटर से. द डिग्री ऑफ हॉटनेस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो डिग्री होती है हॉटनेस की वो प्लेस टू प्लेस से वेरी करती है. टेम्परेचर अफेक्ट्स एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो टेम्परेचर होता है वो अफेक्ट करता है एक्टिविटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ. ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिटरमिन करता है किसको? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को अर्थ पे, धरती पे. ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स ओन टॉलरेंस रेंज फॉर टेम्परेचर. तो जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी खुद की एक टॉलरेंस रेंज है टेम्परेचर की.
Most plants and animals grow in warm places but some need a cold climate. तो ज़्यादातर जो प्लांट और एनिमल होते हैं वो गर्म इलाकों में पैदा होते हैं, पर उनको कुछों को जैसे कोल्ड क्लाइमेट चाहिए होता है, ठंडा मौसम चाहिए होता है. काउस कैन टॉलरेट द हॉट वेदर बेटर देन बफेलोज. जो जितने भी काउस है वो टॉलरेट कर लेती है हॉट वेदर, गर्म जो वेदर होता है, बफेलोज से भी ज़्यादा अच्छे से कर लेती हैं. वी ऑफन सी बफेलोज कूलिंग themselves इन पॉन्ड्स ड्यूरिंग समर. तो जितने भी बफेलोज हैं हम उन्हें देखते हैं कि वो अपने आप को अब समर में, गर्मियों में पॉन्ड्स में कूल कर रही है. दिस इज बिकॉज बफेलोज आर ब्लैक इन कलर एंड डू नॉट हैव एफिशिएंट स्वेट ग्लैंड्स. तो अब ये क्यों होता है उनके साथ कि जो बफेलो है वो ब्लैक होती है कलर में, और ब्लैक कलर ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्व करता है, और डू नॉट नीड हैव हैव एफिशिएंट स्वेट ग्लैंड्स, और उनके पास एफिशिएंट स्वेट ग्लैंड्स भी नहीं होते. हेंस दे फील द हीट मोर एंड नीड टू कूल देमसेल्व्स बाय रिमेनिंग इन वाटर. इसीलिए वो फील करते हैं हीट ज़्यादा और अपने आप को कूल करते हैं, वाटर में ठंडा करते हैं. ऑन द अदर हैंड कैमल्स कैन टोलरेट इवन द एक्सट्रीम हीट ऑफ डेजर्ट्स. अब दूसरी तरफ हम कैमल्स को देखेंगे तो कैमल्स जो होते हैं वो जितनी भी गर्मी पड़ रही हो डेजर्ट में वो टॉलरेट कर लेते हैं. दे हैव नो स्वेट ग्लैंड्स, उनके पास कोई स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते. दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी. तो इससे क्या होता है कि वो लॉस जो होता है वाटर का वो कम कर देता है, और दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज. हमने सुना है ये कि वो पानी के बिना बहुत दिनों तक रह सकते हैं क्योंकि वो अपना पानी जो होता है वो स्टोर कर लेते हैं. Polar bears and penguins are found only in cold regions. Tigers and elephants are found in warm regions. पोलर बेयर और पेंगुइन्स कोल्ड रीजन में, ठंडे इलाकों में ही पाए जाते हैं, और टाइगर्स और एलिफेंट्स होते हैं वो गर्म इलाकों में पाए जाते हैं. अब हम आएंगे सॉइल पे. सॉइल इज अनदर इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर ऑफ आवर एनवायरनमेंट. एक दूसरा इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है हमारे एनवायरनमेंट का. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैन नॉट ग्रो विदाउट सॉइल. तो जितने भी प्लांट्स हैं वो सॉइल के बिना रह ही नहीं सकते. सॉइल प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ. जो सॉइल होता है उसका एक फंक्शन ये है कि वो प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है जो उनके ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ होम टू ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन सॉइल. तो ये एक होम प्रोवाइड करता है, घर प्रोवाइड करता है जो सॉइल के अंदर अपना घर बनाए रखते हैं. इंटरेक्शन इन द एनवायरनमेंट अब हमारा एक टॉपिक है. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट इन देयर फूड रिलेशनशिप्स. तो कुछ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं फूड रिलेशनशिप्स में. देयर आर एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स. जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पे फीड करते हैं. मैनी ऑफ सच एनिमल्स आर ईटन बाय अदर एनिमल्स विच इन टर्न आर ईटन बाय सम अदर एनिमल्स. तो ऐसे ही वो एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं वो कुछ एनिमल्स उन्हें खा लेते हैं, फिर वही एनिमल को कोई और खा जाता है. तो देयर इज दस अ फूड चेन इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल अब ये फूड चेन बोली जाती है. अब देखो ग्रास प्रोड्यूसर, अब डियर का फूड ग्रास है और लायन का फूड डियर है, ऐसे के फूड चेन होती है. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेरेस्ट्राइल फूड चेन. ये एक टेरेस्ट्राइल फूड चेन का एग्जाम्पल है. व्हेन सच अ चेन एग्जिस्ट्स बिटवीन एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स एंड और एनिमल्स में ऐसी फूड चेन होती है तो ये एक्वेटिक फूड चेन बनाती है. अब एक एक्टिविटी है, तो अब इसमें भी हमें फूड चेन जैसे जो है टेरेस्ट्राइल है या एक्वेटिक है वो बतानी है, और ये बतानी है जैसे ग्रास को ग्रासहोपर खा गया, फिर रैट ग्रासहोपर को खा गया, स्नेक रैट को खा गया और आउल स्नेक को खा गया. तो ये टेरेस्ट्राइल फूड चेन हुई. फिर प्लैंकटन को स्नेल खा गया, फिर स्नेल को टूना खा गया और टूना को डॉल्फिन खा गई. अब ये एक्वेटिक फूड चेन है क्योंकि एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में है. अब हम नेक्स्ट पेज पे आए तो
एल्गी, फिश, सील और शार्क। तो फिश ने एल्गी को खा लिया, सील ने फिश को खा लिया और शार्क ने सील को खा लिया, तो एक्वेटिक फूड चेन हुई। अब है हमारा द मिनरल साइकिल। द मिनरल साइकिल में क्या है कि ये एक रिलेशन होता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हमारे जो एनवायरनमेंट में होते हैं। द एबायोटिक सब्सटेंसेस सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द प्रोड्यूसर्स। जो एबायोटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं प्रोड्यूसर्स को। द प्रोड्यूसर्स प्रिपेयर फूड फॉर द कंज्यूमर्स। जो प्रोड्यूसर होते हैं वो कंज्यूमर के लिए एक फूड बना देते हैं। बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आफ्टर देयर डेथ आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स के बारे में हमने बायोटिक कंपोनेंट्स में भी पढ़ा था कि जितने भी प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स होते हैं जब वो उनकी डेथ हो जाती है वो ब्रोकन डाउन होते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में। किससे? डिकम्पोजर से। द न्यूट्रिएंट्स रिटर्न टू सॉइल, एयर एंड वाटर। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल, एयर और वाटर में आ जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। जो प्रोड्यूसर होता है वो इन्हें दोबारा यूज कर लेता है। द होल साइकिल इज थस रिपीटेड कंटिन्यूअसली। हमेशा ये साइकिल रिपीट होती है। दिस साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स थ्रू बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द मिनरल साइकिल। तो ये जो साइक्लिंग होती है कंपोनेंट्स की, बायोटिक और एबायोटिक, इसको मिनरल साइकिल बोलते हैं। अब यहाँ पे एक मिनरल साइकिल ये है कि देखो, रेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिकम्पोजर्स, माइक्रोब्स जैसे कंज्यूम करते हैं, वो मिनरल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स के वो काम आते हैं। अब देखो, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स उन्हें जैसे के जैसे काम आ जाते हैं, जैसा अभी मैंने बताया। अब एनिमल्स जो कंज्यूमर्स होते हैं, एनिमल ड्रॉपिंग्स होती है, वो डिकम्पोजर्स मतलब ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में और वो मिनरल्स में कन्वर्ट हो गए, फिर वो सॉइल में चले गए और ग्रीन प्लांट्स के काम आ गए। तो ऐसे होता है। अब हम आएंगे इधर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर ऑल द टाइम। हमने देखा है हम भी सारा टाइम रिस्पायर करते रहते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस मतलब टेक प्लेस हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड also gets added to the atmosphere when burning of wood, coal and petrol takes place। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाती है जब वुड, कोल और पेट्रोल की बर्निंग होती है। दिस इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा देता है एटमॉस्फेयर में। प्लांट्स यूज अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस which they perform along with respiration during daytime, that is in the presence of light या sunlight। तो ये जो होता है जैसे मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज कर देता है और जो प्लांट्स होते हैं वो सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो यूज कर लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में, जो परफॉर्म करते हैं डे टाइम में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में, मतलब जब लाइट अवेलेबल होती है। दस अ बैलेंस इज मेंटेन बिटवीन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो ऐसे ही एक बैलेंस मेंटेन हो जाता है बिटवीन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में एटमॉस्फेयर में। तो अब यहाँ पे ये दिया हुआ है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में काम आ गई, हमें ऑक्सीजन दे दी और रेस्पिरेशन हो गई, रेस्पिरेशन में वापस कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और ऐसे ही फॉलो हो रहा है। अब ऑक्सीजन से बर्निंग और कंबशन होते तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऐसे ये होता है। We thus realize that in our environment, its living and non-living components keep on interacting with one another। तो हमें ये चैप्टर पढ़ के क्या पता लगा कि हमारी एनवायरनमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, वो इंटरेक्ट करते रहते हैं एक दूसरे से, वो हमारी एनवायरनमेंट को एक डायनेमिक सिस्टम बनाते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइजेस। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।